हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत है एक बार फिर से आपका उत्कर्ष चैनल पे। मैं दीपेंद्र सिंह आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति को यदि स्टेशन छोड़ना है तो गाड़ी पे बैठा के छोड़ा जाता है, पैदल थोड़े ना भेज दीजिएगा। तो उसी तरीके से दोस्तों जब किसी उपग्रह को ऊपर भेजते हैं, किसी सैटेलाइट को ऊपर भेजते हैं, तो वह भी एक प्रक्षेपण यान के द्वारा दोस्तों भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा। तो आज मैं भारत के कुछ स्पेशल लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, भारत के कुछ प्रक्षेपण यान के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसे प्रक्षेपण यान जो नासा के पास भी आज अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे कि आखिर भारत ने कौन सा प्रक्षेपण यान ऐसा रखा है जिसकी क्षमता एकदम अचूक है। शुरुआत करेंगे एकदम हिस्ट्री से लेके कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, लेटेस्ट कौन सा है, 2016 2022 सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन बहुत डिटेल में चर्चा होगी, एकदम निश्चिंत रहना है। और आइए हम देखते हैं लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में। तो दोस्तों आप सबको पता है, आप सबको दोस्तों पता है कि लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है, प्रक्षेपण यान क्या है। बहुत ही शानदार ये 15-20 मिनट की वीडियो यदि आप देख लेंगे तो प्रक्षेपण यान से रिलेटेड आपकी सारी जो दुविधाएं हैं दोस्तों वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है? लॉन्चिंग व्हीकल दोस्तों एक ऐसा यान होता है जिसके माध्यम से किसी भी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाता है। कक्षा तो सुना ही होगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट निम्न ध्रुवीय कक्षा 400 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और जनरली यहां पर दोस्तों पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स उपस्थित होती हैं। इसके बाद दोस्तों 8000 से 20000 किलोमीटर में मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, मध्य पृथ्वी कक्षा। और यहां पर दोस्तों होना चाहिए नेविगेशन सैटेलाइट, नौवहन प्रणाली के उपग्रह। लेकिन भारत का नौवहन प्रणाली का उपग्रह दोस्तों एमईओ में नहीं है, कहां पर है? जीएसओ में। जीएसओ मतलब सबसे ऊपरी कक्षा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो 35,786 किलोमीटर से शुरू होती है और 86,000 किलोमीटर तक जाती है, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या भूस्थिर कक्षा। वहां पर दूर संचार उपग्रह जनरली भेजे जाते हैं या मौसम से संबंधित उपग्रह दोस्तों भेजे जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रक्षेपण यान के बारे में। तो प्रक्षेपण यान क्या होता है? विच कैरी सैटेलाइट। दोस्तों क्या करता है? विच कैरी सैटेलाइट। बहुत बढ़िया, सब लोग को पहले से पता होगा कि प्रक्षेपण यान क्या है। जो उपग्रह को प्रक्षेपित करता है, जो उपग्रह को प्रक्षेपित करता है दोस्तों, कहां पर प्रक्षेपित करता है? तो कक्षा में। कितनी कक्षा है मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। लोअर अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी होती है, लेकिन उसको भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही रखते हैं हम लोग क्योंकि वो भी पोलर ऑर्बिट है। लोअर अर्थ ऑर्बिट दोस्तों होती है 400 से सर 2000 किलोमीटर और यहां पर होते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। याद रखिएगा, जितना नजदीक होगा उतनी बढ़िया फोटो आएगी दोस्तों, जितना नजदीक होगा। अच्छा एक बात बताइए, फोटो पास से बढ़िया आती है कि दूर से? सर पास से बढ़िया आती है। तो 400 से 2000 किलोमीटर पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के अनेक भूभागों का चित्रण करते हैं। कहां पर कितना जंगल बढ़ा, कहां पर कौन सा खनिज है, कहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट दोस्तों होती है 4000 से 20000 किलोमीटर की ऊंचाई पर और यहां पर दोस्तों बेसिकली पाया जाना चाहिए नौवहन प्रणाली का उपग्रह। कौन सा? नौवहन प्रणाली का उपग्रह होना चाहिए। जैसे कि आप लोग आज यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं दोस्तों? जीपीएस यूज करते हैं। किसका है दोस्तों? अमेरिका का है। सर किसका है? अमेरिका का, यहीं पर है। लेकिन भारत का याद रखिएगा कि दोस्तों भारत का जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो यहां पर नहीं है। ये पीसीएस और आईएएस में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का नेविगेशन सैटेलाइट जो है दोस्तों यह कहां पर है सर? तो जीएसओ में है सर, याद रखिएगा। तो एक जीएसओ कक्षा होती है, इसकी कक्षा होती है याद रखिएगा 35,786 किलोमीटर से लेकर दोस्तों 86,000 किलोमीटर तक। और यहाँ पे दोस्तों पाए जाते हैं दूर संचार उपग्रह। कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? दूर संचार उपग्रह यहाँ पर उपस्थित होते हैं। क्लियर? यहीं पर हम ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजते हैं। किसके माध्यम से? लॉन्चिंग व्हीकल। आइए चर्चा करते हैं कि लॉन्चिंग व्हीकल्स कितने प्रकार के भारत में है। भारत के लिए वो स्वर्णिम दिन था।
भारत के लिए वह स्वर्णिम वर्ष था 1980, जिस दिन भारत ने अपना पहला प्रक्षेपण यान लॉन्च किया था, जो उसका नाम था दोस्तों एसएलवी। क्या नाम था? एसएलवी नाम था दोस्तों। इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। या प्रीलिम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे पहला उपग्रह लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? क्या बताएंगे? भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान जो था उसका नाम था दोस्तों एसएलवी। ज्यादा क्षमता तो दोस्त इसकी नहीं थी। 40 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को दोस्तों लोअर अर्थ ऑर्बिट में लेके जा सकता था। इससे ज्यादा दोस्तों क्षमता नहीं थी इसकी, है ना। शुरुआत यहीं से हुई थी। ज्यादा क्षमता तो नहीं थी, लेकिन बनाया भारत ने, दैट्स मैटर। 1987 का दिन। इसमें दोस्तों फ्यूल कौन सा इस्तेमाल किया जाता था अगर आपसे पूछा जाए तो? फ्यूल हमेशा दोस्तों सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन सा? सॉलिड फ्यूल। अब आप सोचते होंगे कि ये ठोस ईंधन एक्चुअल में क्या है। कहते हैं ना कि एक रॉकेट में ठोस ईंधन क्या है, द्रव ईंधन क्या है, क्रायोजेनिक, सबके बारे में चर्चा करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सब चीज पता चल जाएगी। हमेशा किसी भी रॉकेट में अगर बोला जा रहा है कि ठोस ईंधन यूज किया जा रहा है, दैट मीन्स कि उसमें HTPB का यूज करते हैं। किसका दोस्तों? HTPB। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। याद रखिएगा, सॉलिड फ्यूल का मतलब हमेशा क्या होता है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। हिंदी में यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसके साथ एक ऑक्सीडाइजर भी यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा? ऑक्सीडाइजर। अच्छा एक बात बताइए, चंद्रमा पर आग लगाना संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है। इसका मतलब है कि यदि ईंधन को जलाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत जरूर पड़ेगी। ऑक्सीडाइजर का यहां पर मतलब है जो कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और रॉकेट में ऑक्सीडाइजर के रूप में हमेशा हम लोग यूज करते हैं किसको? अमोनियम परक्लोरेट को। किसको यूज करेंगे दोस्तों? अमोनियम परक्लोरेट एक ऑक्सीडाइजर होता है, याद रखिएगा। क्या है ये? ऑक्सीडाइजर है दोस्तों। ऑक्सीडाइजर किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि यह डायरेक्ट कंटिन्यूअस ऑक्सीजन देगा, और जब ऑक्सीजन देगा तो बेटा ईंधन जलेगा। समझे कि नहीं? तो ईंधन के साथ हमेशा एक ऑक्सीडाइजर होता है, अमोनियम परक्लोरेट। इसको हम यूज करते हैं ऑक्सीजन को इमिट करने के लिए। यह हुआ भारत का पहला प्रक्षेपण यान एसएलवी। क्षमता कम थी, लेकिन भारत ने एक उपलब्धि हासिल की। इसरो ने पांव रखा था सबसे पहला 1980 में सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को बनाकर प्रक्षेपण यान के रास्ते में पहला कदम इसने रखा। हालांकि भारत में स्पेस युग की शुरुआत दोस्तों 1969 में हुई थी। सब लड़का ये बताता है, इवन सबको यही पता है कि भारत में अंतरिक्ष युग की शुरुआत 1969 में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में अंतरिक्ष युग की शुरुआत 1962 में हुई थी सर। एक बीज प्रस्फुटित हुआ था 1962 में, जिसका नाम इनको स्पार, इंडियन नेशनल कमिटी ऑन नेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी इनको स्पार का गठन 1962 में किया गया था, जिसका नाम बदल के 1969 में इसरो रखा गया था। तो भारत में स्पेस युग की शुरुआत 1969 से नहीं 1962 से हुई है, 1962। और उस दिन दोस्तों इनको स्पार का INCOSPAR इनको स्पार का गठन किया गया था विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। ठीक है। दूसरा लॉन्चिंग व्हीकल आइए बताते हैं। 1987 भारत के इसरो के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए 1987 भी एक स्वर्णिम वर्ष था। क्योंकि अभी लास्ट में एक क्वेश्चन मेंस का बताऊंगा कैसे यहां से आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा दोस्तों। 1987 भारत के लिए दूसरा स्वर्णिम वर्ष था। क्यों? क्योंकि इस दिन भारत ने एक नया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अपना लॉन्च किया, दैट इज नोन एज ASLV। इसका नाम है दोस्तों एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या बोलते हैं इसको? एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। दोस्तों याद रखिएगा, एडवांस्ड क्या मतलब है सर? एडवांस्ड का क्या मतलब? एडवांस्ड का एडवांस्ड उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसका मतलब होता है यह SLV से डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था? क्योंकि यह अगर रास्ता भटक जाए तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इसी के रास्ते में, इसलिए एडवांस्ड है। मतलब रास्ता खोने पर इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और दोस्तों इसमें भी हम कौन सा फ्यूल यूज किए दोस्तों? सॉलिड फ्यूल यूज किए, ठोस ईंधन। और ठोस ईंधन में हमेशा क्या यूज होता है ये मैंने बता दिया, HTPB यूज किया जाता है। अभी लिक्विड के बारे में बात होगी। 1987 के बाद 1994 भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक स्वर्णिम वर्ष था।
क्योंकि इसी दिन भारत ने अपने अचूक प्रक्षेपण यान का विकास किया जिसका नाम है दोस्तों पीएसएलवी। और पीएसएलवी सिर्फ नाम नहीं है, पीएसएलवी एक फीलिंग है। पीएसएलवी क्या है? एक फीलिंग है, क्योंकि पीएसएलवी पर हर भारतवासी को इतना भरोसा है कि अगर यह सैटेलाइट लेके गया तो छोड़ के आएगा, रास्ते में कभी रास्ता भटकेगा नहीं और किसी दूसरे ऑर्बिट में उपग्रह को छोड़ेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भगवान है, ये पूरा काम करेगा, लेकिन अब तक 56 मिशन में 54 मिशन इसने सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। बहुत बड़े आंकड़े हैं सर, 56 मिशन का मतलब समझ रहे हैं? यहां नहीं 30,000, 40,000, 20,000 किलोमीटर ऊपर किसी सैटेलाइट को छोड़ के आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अब तक 56 मिशन में 54 मिशन करीब करीब पीएसएलवी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। 2 मिशन आंशिक रूप से फेल हुए हैं, पूरे कंप्लीट नहीं, या तो कभी कक्षा बदल गई या कभी थोड़ा सा संपर्क टूट गया, लेकिन लॉन्च सर इसने बहुत बढ़िया किए हैं। नासा के पास भी इतना अचूक लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 1994 के दिन पीएसएलवी बना। मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है कि पीएसएलवी से आप क्या समझते हैं और यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर चर्चा करें। 150 शब्दों में लिखने के लिए आता है। अगर समय मिला ना दोस्तों तो मेंस का क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे इसके बारे में लिखना है। पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको बोलते हैं दोस्तों ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। पीएसएलवी, भारत के पास 3 पीएसएलवी आज है, याद रखिएगा। एक है पीएसएलवी जी, एक है दोस्तों पीएसएलवी सीए, और एक है भारत का सबसे भरोसेमंद, दैट इज नोन एज पीएसएलवी एक्सेल। इसको बोलते हैं ध्रुवीय प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। पीएसएलवी जी, पीएसएलवी सीए और पीएसएलवी एक्सेल, या भारत के पीएसएलवी के 3 वर्जन है दोस्तों। पीएसएलवी की क्षमता एक बार लिख लीजिए, क्षमता कितनी है? तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में निम्न ध्रुवीय कक्षा बोलते हैं इसको दोस्तों। क्या बोलेंगे? निम्न पृथ्वी कक्षा है, ध्रुवीय कक्षा कुछ भी कहिए। 400 से 2000 किलोमीटर सबसे नीचे की कक्षा है जहां पे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रहता है। एलईओ में इसकी क्षमता होती है 1750 किलोग्राम तक के उपग्रह को ले जाने की दोस्तों। और जीएसओ या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको बोलते हैं भू स्थिर कक्षा, जो कि सबसे ऊपर होती है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दोस्तों इसकी क्षमता है कितना? 1425 किलोग्राम तक के उपग्रह को वहन करने की। जल्दी से नोट करिएगा, पीएसएलवी लोअर अर्थ ऑर्बिट में कितना लेके जा सकता है? 1750 किलोग्राम तक के उपग्रह को, और जीएसओ में लेके जा सकता है 1425 किलोग्राम तक के उपग्रह को। पीएसएलवी का एक बार मैं आपको फ्यूल जरूर बताना चाहूंगा, फ्यूल स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा। आइए एक डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूं कि पीएसएलवी कैसा दिखता है दोस्तों। कुछ ऐसा दिखता है पीएसएलवी भैया, कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों हमारा पीएसएलवी, जो कि भारत का एक बहुत ही भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। देखिए ऐसा बनता है। 4 चरण में ईंधन इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। कितने चरण में? 4 चरण में, 1, 2, 3 और 4। हमेशा टॉप पे दोस्तों क्या रहता है, याद रखिएगा, हमेशा दोस्तों टॉप पे कौन रहेगा? टॉप पे हमेशा उपग्रह को स्थापित किया जाता है। यहां पर टिप पे हमेशा किसको रखते हैं? जिस उपग्रह को लॉन्च करना है, याद रखना। जिस उपग्रह को लॉन्च करना है उसको हमेशा कहां रखते हैं? टिप पे रखते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना। आइए देखते हैं कि कौन सा फ्यूल है। याद रखिएगा दोस्तों, पीएसएलवी में सबसे पहला फ्यूल जो होता है दैट इज सॉलिड, फिर हम लोग यहां पर लिक्विड यूज करते हैं, फिर यहां पर दोस्तों सॉलिड यूज करते हैं, और फिर यहां पर दोस्तों लिक्विड यूज करते हैं। याद रखिएगा, सॉलिड जलेगा गिर जाएगा, लिक्विड जलेगा गिर जाएगा, सॉलिड जलेगा गिर जाएगा, लिक्विड जलते जलते उपग्रह को छोड़ के पूरा रॉकेट नष्ट हो जाता है। एक बार किसी उपग्रह को छोड़ने में रॉकेट दोबारा यूज में नहीं आता है, एक ही बार एक रॉकेट यूज में आता है एक उपग्रह को लॉन्च करने के लिए। क्लियर है? तो ये पीएसएलवी का फ्यूल स्ट्रक्चर है। कभी कभी इसमें स्ट्रेपॉन भी ऐड किए जाते हैं स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए। कभी कभी इसमें क्या यूज किए जाते हैं दोस्तों? स्ट्रेपॉन भी यूज किए जाते हैं स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए। ये स्ट्रेप ऑन होते हैं। स्ट्रेप ऑन में हमेशा क्या होता है दोस्तों? ये स्ट्रेप ऑन होते हैं। स्ट्रेप ऑन हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? इसमें सॉलिड फ्यूल हमेशा होता है। स्ट्रेप ऑन में क्या होता है बाबू? सॉलिड फ्यूल होता है, और यह यूज किया जाता है स्पीड के बूस्टअप के लिए। किसके लिए? स्पीड बूस्टअप के लिए दोस्तों। किसके लिए? स्पीड बूस्टअप के लिए। क्लियर है? याद रखिएगा, सॉलिड फ्यूल समझ गए हैं। अगर कहीं भी लिक्विड फ्यूल आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड फ्यूल में हमेशा होता है
UDMH प्लस N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। UDMH का मतलब लिख लीजिएगा, लिक्विड फ्यूल अगर कहीं भी बोला जा रहा है तो इसका मतलब है अनसिमेट्रिकल डाई मेथाइल हाइड्राजीन, डाई मेथाइल हाइड्राजीन, ठीक है, अनसिमेट्रिकल डाई मेथाइल हाइड्राजीन प्लस दोस्तों नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। हालांकि लिक्विड फ्यूल कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब कि क्या यूज हो रहा है, UDMH प्लस N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये होता है लिक्विड। सॉलिड फ्यूल क्या है, HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल समझ गए ना, सॉलिड मतलब HTPB, लिक्विड मतलब UDMH प्लस N2O4। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बता रहा हूं, UDMH प्लस N2O4 को डर्टी मिक्सचर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, डर्टी मिक्सचर। पॉल्यूशन बहुत करता है सर, ओजोन को नष्ट कर देता है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, ओजोन परत को डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए पूछता है कि कौन से फ्यूल को, कौन से ईंधन को डर्टी मिक्सचर कहा जाता है, क्या बताएंगे, लिक्विड फ्यूल को। ये PSLV है, क्या है ये है PSLV। PSLV में कभी कभी बूस्टअप के लिए, स्पीड बूस्टअप के लिए स्ट्रेप ऑन भी यूज किया जाता है, और स्ट्रेप ऑन में हमेशा कौन सा फ्यूल होगा, सॉलिड फ्यूल। जल्दी से बताओ सॉलिड फ्यूल मतलब क्या है, HTPB। क्लियर है, सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल क्या होता है, ये मेंस में क्वेश्चन लिखने को आया टिप्पणी करने के लिए, याद रखिएगा। लास्ट है दोस्तों अभी 1900, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1994 की बात हमने कर ली। आइए भारत का एक और क्षमता बताते हैं। 2001 का वर्ष लिख लीजिए अपने डायरी में, भारत का वर्ष 2001 एक स्वर्णिम वर्ष था, क्योंकि इस दिन भारत ने GSLV को लॉन्च किया था। किसको लॉन्च किया था, फैट बॉय के नाम से जाना जाता है। क्षमताएं अपार हैं इसके पास, बहुत ज्यादा किलोग्राम या बहुत ज्यादा भारी सैटेलाइट को ऊपर लेके जा सकता है। तो GSLV का फुल फॉर्म है दोस्तों, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, या इसको बोलेंगे जियो सिंक्रोनस, हिंदी में दोस्तों जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। GSLV फैट बॉय के नाम से फेमस है, याद रखिएगा। इसका भी डायग्राम अगर बना के बताएं तो इसमें दोस्तों कौन सा फ्यूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ ऐसा डायग्राम हम इसका पाते हैं, कुछ ऐसा डायग्राम दोस्तों बनेगा इसका, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम हम लोग इसका बनाते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा डायग्राम GSLV का बनता है। यहाँ पे स्ट्रेप ऑन भी यूज किए जाते हैं दोस्तों, किसके लिए, बूस्ट करने के लिए स्पीड को, ठीक है। ठीक है, यहां पर दोस्तों किसको भेजेंगे जल्दी से बताइए, यहां पर रहेगा उपग्रह दोस्तों, क्या रहेगा, उपग्रह। याद रखिएगा ये स्ट्रेप ऑन जो होते हैं इसमें सॉलिड फ्यूल होता है GSLV में। सॉलिड फ्यूल हमेशा कहाँ होगा, स्ट्रेप ऑन में होगा। यहाँ पे कौन सा फ्यूल होगा, लिक्विड, और यहाँ पे होगा दोस्तों क्रायोजेनिक। कौन सा होगा, क्रायोजेनिक। लिक्विड सॉलिड समझ गए, क्रायोजेनिक क्या है। क्रायोजेनिक फ्यूल के बारे में मैं बता दूं कि क्रायोजेनिक जो फ्यूल है ये सर्वप्रथम लिया गया था दोस्तों, कहाँ से, रशिया से हमने उधार लिया था। किससे, रशिया से उधार लिया था। लेकिन अब हम क्रायोजेनिक खुद बनाने लगे। ये क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को जब मिला दिया जाता है तो क्रायोजेनिक फ्यूल बन जाता है। तो ये फ्यूल स्ट्रक्चर याद रखिएगा किसका, GSLV का। GSLV में सॉलिड यहाँ पे नहीं आता, सॉलिड फ्यूल के स्ट्रेप ऑन यूज किए जाएंगे, ये लिक्विड और ये क्रायोजेनिक। 3 स्टेज में फ्यूल डिवाइडेड होता है GSLV का, याद रखिएगा। GSLV के मैं टाइप आपको बता देता हूं दोस्तों। GSLV दोस्तों 3 प्रकार का है। कितना है, GSLV 3 प्रकार का है दोस्तों। एक तो है मार्क 1, एक है दोस्तों मार्क 2। अभी क्षमताएं भी बताऊंगा मैं, मार्क 3, और एक क्वेश्चन देके जाऊंगा वो लगा के आना। मार्क 1 में फ्यूल स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड प्लस क्रायोजेनिक। लेकिन ये क्रायोजेनिक मतलब लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन, लेकिन ये रशिया से लिया गया था। कहां से, रशिया से। मार्क 2 का भी फ्यूल स्ट्रक्चर वही होगा, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, लेकिन ये कहां का था, इंडिया का था, स्वदेशी तकनीकी। इसका भी फ्यूल स्ट्रक्चर ये सर, सॉलिड, लिक्विड प्लस क्रायोजेनिक।
अब अगर कहीं भी फ्यूल सॉलिड लिक्विड आ जाए तो समझ जाओगे नहीं। मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही था कि अगर कभी भी आ जाए सॉलिड फ्यूल क्या होता है, लिक्विड फ्यूल क्या होता है और क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होती है तो समझ जाइए। स्ट्रेपॉन का मतलब समझ जाइए। स्ट्रेपॉन में हमेशा सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल मतलब HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। लिक्विड फ्यूल का मतलब UDMH प्लस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। और क्रायोजेनिक फ्यूल का मतलब होता है अत्यंत शीत तापमान पर, निम्न तापमान पर ईंधन, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन प्लस लिक्विड हाइड्रोजन। ये है GSLV। GSLV की थोड़ा क्षमताओं को भी देख लीजिए। GSLV की क्षमता देख लीजिए, अपार है सर, अपार क्षमता है। याद रखिएगा दोस्तों, लोअर अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को कैरी कर सकता है। बहुत बड़ी बात है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थिर कक्षा, जो 35,000 के ऊपर है, यहां पर दोस्तों करीब करीब 5,000 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को यूज किया जाता है। इंजन का नाम लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है इंजन का नाम। अभी PSLV का भी इंजन बताऊंगा। इंजन का नाम लिखिए। GSLV में जो इंजन यूज किया था उसको बोलते हैं C7.5 इंजन। C का मतलब है क्रायोजेनिक। याद रखिएगा, प्रीलिम्स में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, किस इंजन का नाम बताइए। GSLV का तो C7.5 इंजन। PSLV में लिख लीजिएगा दोस्तों, PSLV में लिख लेना बाबू, इंजन का नाम लिखिए यहाँ पे। PSLV के इंजन का नाम है विकास। क्या नाम है? विकास इंजन के बारे में टिप्पणी करिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। विकास, ठीक है। इंजन का नाम क्या है? PSLV के इंजन का नाम दोस्तों विकास इंजन है। और GSLV के इंजन का नाम दोस्तों क्या है? C7.5। आज एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देके जा रहा हूं। ये तो हमने बताया आपको, ये हमने आपको क्या बताया? ये हमने आपको बताया GSLV की क्षमता। अब हम पढ़ेंगे 2016 का दिन भारत के लिए स्वर्णिम था। RSLV का पहला टेस्ट हुआ दोस्तों, इसको बोलते हैं रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या बोलते हैं? रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं मेंस का, जरा बताइएगा कि 2016 से पहले भारत ने कभी भी मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, याद रखिएगा। 2016-17 से पहले भारत ने कोई भी मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान क्यों नहीं किया, इसके बारे में परिचर्चा करके बताना है। लिखिए, पता चलेगा। पहला भारत का मैंड मिशन मानव युक्त अभियान कौन सा है? गगनयान, जिसमें कि 2 एस्ट्रोनॉट के साथ एक व्योम मित्र नामक रोबोट भेजे जाने की योजना बना रहा है। इससे पहले अभी तक क्यों मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान नहीं हुए भारत में, इसके बारे में चर्चा करना है। और इसके आंसर के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अभी SSLV भी पढ़ना बाकी है और RSLV भी पढ़ना बाकी है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।